खेला खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुद्रा का मूल्य क्या बना हुआ है? स्थिर बना हुआ है। तो मुद्रा के मूल्य में स्थिरता का मतलब है कि मुद्रा के क्रय शक्ति समान होना। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता का मतलब है मुद्रा के क्रय शक्ति क्या होना? समान होना। और अगर मुद्रा के क्रय शक्ति समान है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे विलंबित भुगतान का कार्य सुगम, विलंबित भुगतान यानी भविष्य में किए जाने वाला कार्य सुगमता से हो सकता। बिल्कुल, अगर मुद्रा का मूल्य स्थिर है तो भविष्य में कोई लेने से मना नहीं करेगा। वर्तमान देय का कार्य, वर्तमान में तो कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रा का मूल्य अस्थिर भी है तो वर्तमान में लेने देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका सबसे ज्यादा सही आंसर क्या होगा? ए होगा। सी भी तो वही बात कह रहा है। वर्तमान देय का कार्य, जहां इसका आंसर सटीक, सबसे सटीक आंसर दोस्तों सभी ही होगा। विलंबित भुगतान सॉरी यहां अस्थगित है। स्थगित रहता तब देते, लेकिन यहां अस्थगित है। तो अस्थगित मतलब जो हमें वर्तमान में देना वही, मतलब जो स्थगित नहीं वही ना अस्थगित। तो इसका नहीं, सबसे सटीक आंसर क्या होगा? ए होगा कि मुद्रा के क्रय शक्ति अगर समान है तो मुद्रा का मूल्य स्थिर है। ऐसे में ऋण चुकाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, जिसे जनता से सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का कर्ज दे सकती हो, उसे हम क्या कहते हैं? कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, उपलब्ध थोड़ा सही कर लीजिएगा, उपलब्ध हो और जिसे जनता से सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया है, उसे हम प्रतिनिधि मुद्रा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिनिधि मुद्रा कहते हैं। प्रतिनिधि मुद्रा क्या हुआ जी? है सबको पीछे बैठा नकल से आगाम आके इधर उधर कर पारेगा। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, खड़ा होकर सब मुंह बांधेगा। 52 नंबर सस्ती मुद्रा का क्या अभिप्राय है? सस्ती मुद्रा का अभिप्राय है कि मतलब आपको कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है। जब कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो तब उसे हम क्या कहते हैं? देखिए कौन आंसर होगा। देश में उद्योग, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना ही क्या कहलाता है? देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार का इससे कोई संबंध, विदेश का अधिक नहीं। इसका आंसर भी होगा। जब कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो, कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो, तब इस मतलब है सस्ती मुद्रा। अब मागी मुद्रा का, मागी मुद्रा का क्या हो जाएगा? मागी मुद्रा का मतलब अधिक ब्याज दर पर, अधिक ब्याज दर पर। 53 परिवर्तनीयता के संदर्भ में, परिवर्तनीयता का मतलब समझ रहे हैं ना? मुद्रा को सोने चांदी में परिवर्तन कर देना। लेकिन लगभग सभी देश की करेंसी मुद्रा अपरिवर्तनीय होती है। मतलब जारी करने वाले संस्था सिर्फ भुगतान की गारंटी दे सकती है, लेकिन उसे सोने चांदी में परिवर्तित नहीं कर सकती है। फिलहाल यहाँ पर परिवर्तनीयता के संदर्भ में क्या गलत है? मांग और आपूर्ति के अनुसार मुद्रा की विनिमय दर निर्धारित होनी चाहिए। और यहाँ पर परिवर्तनीयता का दूसरा मतलब है दोस्तों, एक मुद्रा को किसी अन्य मुद्रा के दर में बदलना है परिवर्तनीयता। यहाँ पर एक मुद्रा को, यानी एक देश के करेंसी को किसी दूसरे देश के करेंसी को, एक देश के करेंसी को किसी दूसरे देश के करेंसी में जो हम प्रदान करते हैं। बैटरी बदलो, इसका गड़बड़ा गया। आइए देखते हैं
परिवर्तनीयता के संदर्भ में क्या गलत है? तो मांग और आपूर्ति के अनुसार मुद्रा की विनिमय दर निर्धारित होनी चाहिए, बिल्कुल। यानी कि अगर हम रुपया को डॉलर में बदलेंगे, डॉलर को रुपया में बदलेंगे, तो वो किसके आधार पर होनी चाहिए? मांग और आपूर्ति के आधार पर। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता विनिमय दर से परिलक्षित होनी चाहिए, बिल्कुल। डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा है, क्यों? तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ है। इसके द्वारा काले बाजार के लेन देन को हतोत्साहित होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर हम रुपया को डॉलर में, डॉलर को रुपया में बदल रहे हैं, तो इस प्रकार बदलाव होनी चाहिए ताकि काला बाजार को प्रोत्साहन न मिले। तो ये ABC तो सही है, तो गलत निश्चित तौर पर अब क्या होने वाला है? भारतीय रिजर्व बैंक को प्रत्यक्षता कार्य करना होगा, न कि अप्रत्यक्षता तौर पर। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जब कंट्रोल कर लेगा तो मांग और पूर्ति रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो हम परिवर्तनों के संदर्भ में गलत यह है कि परिवर्तन मांग और पूर्ति के आधार पर होनी चाहिए, न कि किसी संस्था के नियंत्रण में होनी चाहिए। फिलहाल भारत में RBI के नियंत्रण में ही एक करेंसी को दूसरे करेंसी में बदलाने के विभिन्न प्रकार के शर्तें निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन हमें मुद्रा की विनिमय यानी कि एक मुद्रा का परिवर्तन दूसरे मुद्रा में जो करनी चाहिए वो किस पर छोड़नी चाहिए? मांग और आपूर्ति। ये गलत है दोस्तों। और मांग और आपूर्ति के शक्ति के अधीन जब हम परिवर्तनीयता को छोड़ रहे हैं, तो फिर रिजर्व बैंक को कैसा कार्य करना चाहिए? प्रत्यक्ष तौर पर काम करनी चाहिए। प्रत्यक्ष तौर पर आप काम करिएगा तो मांग और शक्ति द्वारा विनिमय दर निर्धारित हो पाएगा। मतलब किस रेट से करेंसी चेंज होगा या फिक्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में कौन सा एक मध्य समूह मतलब आइटम ग्रुप सम्मिलित है? विदेशी मुद्रा में क्या क्या आता है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विशेष आरण अधिकार, ऋण जो है आरक्षित निधि नहीं हो सकता है, नहीं होगा, ये नहीं होगा दोस्तों। विदेशों से जो ऋण प्राप्त कर रहे हैं वो आरक्षित निधि नहीं होगा। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आरण, ये होगा दोस्तों। एक देश के पास जो खुली अर्थव्यवस्था वाली है उसके पास हमेशा विदेशी कोष रहता है, यानी विदेशी मुद्रा का क्या रहता है? भंडार रहता है। एक देश जो खुली अर्थव्यवस्था वाला है उसके के पास हमेशा क्या रहता है? विदेशी मुद्रा का भंडार रहता है। तो इस सवाल पूछ रहा कि विदेशी मुद्रा के भंडार में क्या क्या शामिल है? तो विदेशी मुद्रा तो शामिल है ही जो RBI के पास है। सोना भी है, स्वर्ण भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में काफी तरल होते हैं। और विशेष आरोहण अधिकार SDR भी एक प्रकार का मुद्रा है जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी प्रत्येक देश को एक सीमा तक ऋण लेने का अधिकार रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहते हैं इसका फुल फॉर्म। तो एक देश जो खुली अर्थव्यवस्था वाला है उसके पास विदेशी मुद्रा कोष का भंडार रहता है। सवाल यही पूछ रहा कि विदेशी कोष का जो भंडार है उसमें क्या क्या आएगा? उसमें सोना आएगा, उसमें विदेशी मुद्रा आएगा, उसमें IMF से जो आपको स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स मिला है वो आएगा। 3 चीज आएगा दोस्तों। समझ गए सवाल को? वर्ल्ड बैंक से ऋण होता है, वो आपके विदेशी मुद्रा कोष नहीं कहलाएगा, वो ऋण कहलाएगा। जो मुद्रा प्रधान मुद्रा की सहायक होती है, सीमित विधिग्राह्य होती है, बात सिक्के की जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। जिसका टंकन सीमित होता है, जिसका धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है, उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं दोस्तों। मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मुद्रा के अंतर्गत केवल जनता के पास नकदी नहीं, जनता के पास बैंकों की मांग जमा, ये सी होगा दोस्तों। मुद्रा के अंतर्गत जनता के पास नकदी, बैंकों के पास मांग जमा तथा सावधि जमा, ये तीनों आते हैं। ठीक है, तीनों आते हैं,
ये तीनों पर देखिए, मुद्रा के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा है, इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में नागरिकों को, नागरिक के पास खर्च करने के लिए कितनी मुद्रा है। वास्तव में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा का मतलब है वह मात्रा मुद्रा जो खर्च करने के लिए क्या है, उपलब्ध है, जो खर्च करने के लिए क्या है, उपलब्ध है। जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो, जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होता है, उसे क्या कहते हैं। जो पद्धति, एक मिनट क्वेश्चन बहुत इधर उधर है, समझिएगा ध्यान से। जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित है, जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और जिसमें कागजी मुद्रा स्वर्ण और चांदी में परिवर्तित होता है, उसे कहते हैं स्वर्ण या धातु मान मुद्रा प्रणाली, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्वर्ण या धातु मान मुद्रा प्रणाली कहते हैं इसे। जैसे भारत में जो नोट जारी करने की व्यवस्था है उसे कागजी मुद्रा मान कहते हैं ना, उसी तरह अगर मुद्रा स्वर्ण और चांदी में परिवर्तनशील है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर्ण या धातुमान मुद्रा प्रणाली कहेंगे। जो ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अगला, जिस प्रणाली के अंतर्गत सरकार कोषागार विपत्रों के आधार पर, विपत्र मतलब रसीद, आप समझ सकते हैं, हिंदी वर्ड है, कि आधार पर ही नोट निकाल देती है, उनके पीछे स्वर्ण या मूल्यवान धातु कोष में रखने की परंपरा नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कोषागार विपत्र प्रणाली कहेंगे। उसे क्या कहेंगे दोस्तों, कोषागार विपत्र प्रणाली के नाम से पुकारते हैं। सोना चांदी रखा तो उसे धातुमान मुद्रा प्रणाली के नाम से पुकारते हैं। स्वर्ण अथवा चांदी की मुद्राओं का पारस्परिक अनुपात सरकार द्वारा उनकी धातु शुद्धता के अनुसार घोषित किया जाता है, परंतु कभी कभी किसी एक धातु का बाजार मूल्य बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में उस धातु और सिक्के का वास्तविक मूल्य अप्रभावित रहता है। वास्तविक मूल्य क्या होता है, अब देखिए, स्वर्ण अथवा चांदी के मुद्राओं का पारस्परिक अनुपात सरकार द्वारा उसकी धातु के शुद्धता के अनुसार घोषित किया जाता है। कभी कभी किसी धातु का बाजार मूल्य, ऐसी स्थिति में धातु के सिक्के का वास्तविक मूल्य क्या रहता है, अप्रभावित। जैसे भारत में ही 5 के सिक्के में इस्तेमाल किया गया है कांसा का। किसका, कांसा का इस्तेमाल किया गया ना, तो मान लीजिए कि कांसा का कीमत बढ़ गया तो 5 रुपए के सिक्के का वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं, वह 5 ही रहेगी। तो अगर कोई सरकार धातु मुद्रा जारी किया है तो धातु मूल्य में वृद्धि या फिर धातु मूल्य में कमी, धातु के मूल्य में वृद्धि या धातु के मूल्य में कमी होने से मुद्रा का मूल्य क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा। कोई दिक्कत, बात को समझ गए कि नहीं समझ गए, आगे आते हैं। कागजी सोना का संबंध एसडीआर से दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आरोहण अदा स्पेशल ड्रॉइंग राइट। एसडीआर को ही कागजी मुद्रा स्वर्ण मान कहते हैं। द्विधातु मान के अंतर्गत ग्रेसम का नियम लागू होता है। बिल्कुल, ग्रेसम का नियम जो है वह मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। और मुद्रा के प्रचलन से संबंधित ग्रेसम का नियम क्या कहता है, तो इसको आप समझ लीजिए। ग्रेसम का नियम कहता है कि अच्छी मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को चलन से बाहर कर देती, निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से
बाहर कर दे। आपके पास 10 रुपए का 4 नोट है, एक बिल्कुल करक है, बिल्कुल न्यू है, और 4 जो है घिसे पीटे हैं। अब जो बिल्कुल न्यू है उसको आप रख लीजिएगा, आप चाहिएगा कि नहीं ये 4 घिसा पिटा ही पहले चले। समझे कि नहीं समझे? यानी कि जो घिसा पिसा नोट था वो अच्छे नोट को चलन से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। यही एक ग्रेसम का नियम कि निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। बात को समझ रहे हैं ना? तो सवाल पूछ रहा है कि द्विधातुमान के अंतर्गत, जहां पर द्विधातुमान मतलब सोना और चांदी के सिक्का है। अब सोना का सिक्का अभी जारी हुआ है, एक सोना का सिक्का बहुत लंबे समय से चलन में हल्का घिस गया है, तो जो अभी नहीं घिसा है वो चलन से बाहर हो जाएगा। पहले व्यक्ति वो चलाएगा जो क्या हो गया है, घिस पिट गया है। तो ग्रेसम का नियम कागजी नोट पर भी लागू होता है, ग्रेसम का नियम धातु मुद्रा पर भी लागू होता है दोस्तों। अग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, मुद्रा के प्रचलन से। अग्रेसम का नियम क्या कहता है, निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से क्या कर देता है, पार कर देता है दोस्तों। 62, वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप से ग्राह्य घोषित किया है, लीगल घोषित किया है, ग्राह्य मतलब लीगल घोषित किया हो, अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंड दिया, उसे विधि ग्राह्य मुद्रा कहेंगे, लीगल टेंडर मनी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे दोस्तों, लीगल टेंडर मनी कहेंगे। द्विधातुमान आज विश्व में कहीं पर भी प्रचलन में नहीं है, हर जगह कागजी मुद्रा ही प्रचलन में है दोस्तों। किसी देश में सारे भुगतान, लेन देन, हिसाब किताब जिस मुद्रा में होता है उसे हम प्रधान मुद्रा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रधान मुद्रा ही कहेंगे, प्राइम मनी। जिस व्यवस्था में मुद्रा के बदले मुद्रा देने की व्यवस्था होती है एवं स्वर्ण या चांदी कोष में रखने का कोई प्रावधान नहीं होता है, वह व्यवस्था केवल मुद्रा विनिमय मान या बलन विनिमय मान रह जाता है। बिल्कुल सही है। जिस व्यवस्था में मुद्रा के बदले मुद्रा देने की व्यवस्था होती है एवं स्वर्ण या चांदी कोष में रखने का कोई प्रावधान नहीं से उसे मुद्रा विनिमय मान कहा जाता है। बलन विनिमय मान, बलन लगता है, देखना पड़ेगा, इसको घेर दीजिए दोस्तों, बलन। लेकिन इसका आंसर तो यही होगा, ये मुद्रा विनिमय मान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि के माध्यम से अनेक भुगतान करते हैं और ये मुद्रा क्या कहलाता है, ऐच्छिक मुद्रा। यानी कि अगर आपको इच्छा नहीं है किसी का चेक लेने के लिए, आप आराम से मना कर सकते हैं, बाध्य नहीं है चेक लेने के लिए। चेक के तरह ही हुंडी होता है जो लोकल मार्केट में चलते हैं, उसी तरह एक प्रतिज्ञा पत्र जिसको आप इंग्लिश में बाउंड कह सकते हैं। तो ये सब दोस्तों ऐच्छिक मुद्रा है, दो व्यक्तियों के इच्छा के अनुरूप चलते हैं। जब दो धातुओं की प्रधान मुद्राएं चलन में रहती है और दोनों धातुओं की मुद्रा असीमित विधिग्राह्य होती है, दोनों प्रकार की मुद्राओं में धातु की मात्रा अंकित मूल्य में समान होती है, दोनों ही धातु के पारस्परिक अनुपात सरकार द्वारा निश्चित कर दिए जाते हैं और दोनों मुद्राओं में केवल एक का मुक्त टंकन होता है, तो उसे दोस्तों पंगु द्विधातुमान कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रहेगा ना, यादें रखिएगा इसको। होता क्या है, इतना चीज लिखा है, ये होता ही बता रहा है। पंगु द्वितीयमान किसे कहते हैं, तो ये तो परिभाषा ही लिखा हुआ दोस्तों, इतना बड़ा जो है इसी का परिभाषा है। तो आप पढ़िएगा इसको, बार बार याद हो जाएगा। मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित क्या है, सस्ती मौद्रिक नीति अपना कर का क्या करनी चाहिए। मंदी का मतलब मांग का गिर जाना, मांग इसलिए गिर गया क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो मंदी में वो उपाय करनी चाहिए जिसके पास लोगों के पास पैसा हो। पैसा होने के लिए सस्ती मुद्रा नीति यानी कम ब्याज दर पर ऋण लेगा, और कम ब्याज दर पर ऋण लेगा तो साख का क्या होगा, विस्तार होगा। समांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ता है। काला धन से मौद्रिक नीतियां
कम प्रभावी हो जाती है, मौद्रिक नीतियां कम प्रभावी हो जाती है, और राजकोष की नीति भी कम प्रभावित हो जाती है। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्राओं की तुलना में, हाँ, मूल्य में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट क्या कहलाता है? जब हम रुपयों की कीमत, विनिमय दर डॉलर की अपेक्षा कम कर दे तो इसे हम क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। और मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है अपने बैलेंस शीट को ठीक करना, अर्थात निर्यात को बढ़ाना, आयात को। रुपये का अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य क्या है? मूल्यन के निर्यात को बढ़ाना, आयात को रोकना। ये दोनों तो है ही विदेशी विनिमय की प्राप्ति। मुद्रा अवमूल्यन के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, निर्यात को बढ़ाना, आयात को। अब विदेशी विनिमय की प्राप्ति भी उद्देश्य हो जाता है। अवमूल्यन समझे ना? विदेशी मुद्रा के तुलना में अपने करेंसी का मूल्य को जानबूझकर घटा देना क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। डॉलर के मुकाबले 80 है, आरबीआई इसको क्या करने 85 हो जाएगा, तो क्या कर दिया है? वो अवमूल्यन कर दिया है। अवमूल्यन से क्या हो जाता है? निर्यात बढ़ जाता है, आयात क्या होता है? घट जाता है। क्योंकि आयात क्यों घट जाता है? कि बाहर से जो सामान आएगा, अब तो आपके रुपये की कीमत क्या हो गया? घट गया। आपको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा, इसलिए आप खरीदना नहीं चाहेगा, यानी कि आयात करना नहीं चाहेगा। और निर्यात करने के बाद, निर्यात जो करिएगा आपको ज्यादा अपनी करेंसी प्राप्त होगा, जो देश में एक समान रूप से चल रहा है। तो निर्यात बढ़ता है अवमूल्यन से, और आयात क्या होता है? अगला क्या होगा इसका? मुद्रामान। इस व्यवस्था में मुद्रा के कोष, मुद्रा निर्गमन संबंधी नियम, नानक तथा नानक शब्द गड़बड़ा गया है, मुद्रा के नियम तथा सांकेतिक मुद्रा निकालने संबंधी नियम एवं क्रियाएं आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इस व्यवस्था में मुद्रा के कोष के मुद्रा निर्गमन संबंधी नियम, सांकेतिक मुद्रा निकालने संबंधी नियम एवं क्रियाएं आदि सम्मिलित किए जाते हैं। ये क्या है? अमूल्यमान। ये हो जाएगा 20 है। 1 मिनट देख लेते हैं। मुद्रामान, अमूल्यमान। दूसरा पढ़िए तो एक बार। वह वस्तु जिसमें अन्य सब वस्तुओं के मूल्य मापे जा सकते हैं, ये दोस्तों मूल्यमान है। ये दूसरा सही है। मूल्यमान वह वस्तु जिसमें अन्य सब वस्तुओं के मूल्य मापे जाते, जैसे रुपया, डॉलर, मार्क आदि, ये मूल्यमान है। इसका मतलब ये बात मुद्रामान के रूप में कहा जा रहा है। अब ये अच्छी मुद्रा हो जाएगा। 1 2। वास्तविक किसी देश में चलने वाली मुद्रा का भौतिक रूप है 1 2 3 4। 1 2 3 4 होगा दोस्तों। क्लियर? अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जारी सिक्कों को पंचमवाड़ सिक्के कहा जाता था। बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत में मुगलों के शासनकाल में एकीकृत एवं सुगठित मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई। सही है, बिल्कुल सही है। शेरशाह सूरी ने 1540-45 के बीच चांदी के रुपये की शुरुआत की। सही है, सारा सही है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जब इतना सही है तो अब ऑप्शन के अनुसार सारा सही होगा। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 1867 में पहली बार महारानी विक्टोरिया के चित्र की श्रृंखला। बिल्कुल सही है। चारों कथन आपका क्या है? सही है। चारों कथन सही है दोस्तों। भारत में रुपये के संबंध में निम्नलिखित वर्ष 1935 में बैंक नोट मुद्रण का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त। बिल्कुल 1935 में स्थापित हुआ और नोट का दायित्व आरबीआई के पास हो गया। बिल्कुल सही है। 1997 से पूर्व भारतीय रुपये 16 आनों में विभाजित रहा। बिल्कुल, यानी कि 4 गुणक 16 आनों में विभाजित था। 1907 के बाद 10 गुणक में हो गया।
भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1959 में हुई। दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 के बाद 1959 में प्रारंभ हुई। महात्मा गांधी की चिट के कागजी नोट की श्रृंखला की शुरुआत 1996 में। ये तो सही है, ये शायद गलत है, ऑप्शन में नहीं है, ये सही है, ये सही, ये सही। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 पे जो 16 आना था उसके बाद उसे 10 में कर दिया गया 1957 में। इससे पहले क्वेश्चन था ये। फिलहाल 1 2 4 वाला कोई नहीं है, सभी है, तो 1 2 3 तो सही है। अच्छा, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा तो कि भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत हमको तो याद आ रहा है कि 1997 के बाद 1997 के पूर्व जो था ना 16 आना था। 1 अप्रैल में स्प्रिंट हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए फिलहाल, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय रुपये के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रुपये पर 15 भारतीय भाषा का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। भारत का प्रतीक चिन्ह छूट गया है, प्रतीक चिन्ह ये है दोस्तों, का अनुमोदन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई 2010 को प्रदान किया, बिल्कुल। रुपये का प्रतीक चिन्ह की रचना डी उदय कुमार ने की है, बिल्कुल सही है। भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस, मालदीव, इंडोनेशिया मुद्रा को रुपया कहा जाता है, बिल्कुल। भारत के अतिरिक्त श्रीलंका के मुद्रा को भी क्या कहा जाता है, पाकिस्तान को भी रुपया, सही है। ये इसमें सारा सही है दोस्तों, सही। भारत में सर्वप्रथम मौद्रिक इकाइयों का उल्लेख जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच देखने को मिलता है। भारत में मुद्रा की पूर्वी के संबंध में, मुद्रा की पूर्वी नहीं फूर्ती होगा। M3 बताए थे, M3 बराबर M1 प्लस बैंकों की कुल सावधि जमा है। M1 प्लस बैंकों की कुल, तो M1 में जनता के पास करेंसी तो आता ही है, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट, RBI के पास, अब बैंकों के पास सावधिक, आवधिक की जगह सावधिक लिखिए, यानी क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। M3 बराबर M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट हुआ था, यानी सावधि जमा था, तो यहां M1 के अंतर्गत जनता के पास करेंसी, मांग जमा, RBI के पास अन्य जमा, ये 1 2 4 M1 के बराबर है, अब प्लस 3 यानी सावधि जमा, टोटल हो गया, समझ गए ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त मदों में किन्हें भारत में आरक्षित मुद्रा के रूप में सम्मिलित किया जाता है। जनता के पास मुद्रा आरक्षित मुद्रा है, बैंकों के साथ जमा, बैंकों के पास नकदी, डाकघर के पास बचत बैंक का जमा, सावधि जमा, सब होगा, सब होगा दोस्तों, सब। अगला, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का अभिप्राय क्या, अभिप्रेत है। कीमत में वृद्धि का मतलब मुद्रा के मूल्य में गिरावट दोस्तों। कीमत में वृद्धि मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट या मुद्रा के मूल्य में गिरावट। M1 के अंतर्गत बैंक की मांग जमा आ जाता है, करेंसी यानी कि 1 2 3 M1 के अंतर्गत 1 2 3 आता है। डाकघर के बचत बैंक M1 के अंतर्गत नहीं आता, M2 के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में किनके योग से सुलभ मुद्रा बनती है। सुलभ मुद्रा जो बनती है, जनता की करेंसी, मांग जमा, शाब्दिक जमा नहीं आता। 1 और 2 क्या है, सुलभ जमा। 3 और 4 जो है सुलभ जमा नहीं है। सुलभ जमा जिसे आसानी से खर्च कर सके। सुलभ जमा मतलब ऐसा जमा जिसे आसानी से यही नहीं खर्च किया जा सकता है। मांग जमा जिसे आप जब चाहे निकाल सके, जो आपके पास है, बाकी इसको जब चाहे हम कर सकते हैं। अन्य जमा में तो जनता का ज्यादा पैसा है ही नहीं,
वित्तीय संस्था का आरबीआई के पास जो डिमांड डिपॉजिट होता है वही ना अन्य जमा में आता है। तो 1 और 2 सुलभ मुद्रा है। किसी देश द्वारा मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य क्या? मुद्रा के अवमूल्यन का निर्यात को विस्तार करना, आयात प्रतिस्थापन को यानी आयात करने वाली वस्तु की जगह कोई और वस्तु को प्रोत्साहन देना, घाटे की व्यापार घाटे को संतुलित करना, आयात को विस्तार करना अवमूल्यन का उद्देश्य नहीं होता। यानी 1, 2 और 4। रुपये की परिवर्तनशीलता से क्या तात्पर्य है? रुपये की परिवर्तनशीलता का तात्पर्य रुपये के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, यही है परिवर्तनशीलता का तात्पर्य दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में कौन सा उच्च संवृद्धि मुद्रास्फीति की ओर ले जाएगी? बिल्कुल, उच्च संवृद्धि का मतलब उच्च विकास दर। उच्च विकास दर मतलब लोगों को रोजगार, लोगों को रोजगार, लोगों को इनकम, लोगों को इनकम, मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, मुद्रास्फीति आएगी। तो बिल्कुल सही है, उच्च संवृद्धि यानी उच्च विकास दर मुद्रास्फीति की ओर हमें ले जाएगा, क्योंकि उच्च विकास दर से लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वे मांग बढ़ाएंगे, मांग बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा, मुद्रास्फीति। जब एक सही है तो 2 अपने आप नहीं गलत हो जाएगा। उच्च संवृद्धि अगर हमें मुद्रास्फीति की ओर ले जा रही है तो उच्च संवृद्धि हम मुद्रास्फीति की ओर ले जाएगी यानी मुद्रा संकुचन की ओर ले जाएगी? नहीं, केवल 1। निम्नलिखित पर विचार के मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। बिल्कुल सही, ऋणी लाभेन स्थिति में रहता है, बॉन्ड धारकों को लाभ नहीं, बॉन्ड धारक को क्या होता है? हानि होता है। संपत्ति धारक, बॉन्ड धारक को हानि होता है। विदेशी मुद्रा में शामिल होता है स्वर्ण, एसडीआर, विदेशी मुद्रा। 1, 2, 3। एसएलआर का संबंध मौद्रिक नीति से है जो हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। काली मुद्रा मतलब यह बाजार जिस पर आयकर नहीं दिया गया, उसे ही क्या कहते हैं? ब्लैक मनी कहते हैं। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष अवर्ष मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या हो? शून्य हो, तब कहा जाता है मुद्रास्फीति इस बार शून्य है। भारत में मुद्रास्फीति मापा जाता है किस पर? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुख्य रूप से, वैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर भी मापा जाता है। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसके लिए? औद्योगिक कर्मी के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर ही केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने कर्मचारी के वेतन भत्ते या महंगाई भत्ते का निर्धारण करते हैं दोस्तों। प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं दोस्तों? क्रेडिट कार्ड को कहते हैं, डेबिट कार्ड को भी कहते हैं, ऐसा नहीं। स्मार्ट मनी का तात्पर्य किससे है? इंटरनेट बैंकिंग से। स्मार्ट मनी का तात्पर्य पेटीएम, गूगल पे से जो भेजते हैं वो है स्मार्ट मनी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? गलत है। क्या गलत है? क्वेश्चन ही लगभग बहुत कुछ छूट गया उसमें। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोक कीमत सूचकांक केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है? नहीं, थोक कीमत सूचकांक पहले मासिक पर निकाला जाता था, अब साप्ताहिक पर निकाला जाता है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है? नहीं, बिल्कुल खाद्य वस्तुओं को समान महत्व देती है, ना तो एक ना ही। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। मुद्रा गुणक कहां से आ गया क्वेश्चन? बृहद मुद्रा, इसको भी घेर दीजिए, देखना पड़ेगा कहां का प्रश्न है। इसको भी घेर दीजिए दोस्तों, आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों, मैक्सिको का क्या है? पेसो। ऑस्ट्रिया का सीलिंग, जापान का येन, सऊदी अरब का 2413। मुद्रा प्रसार के बारे में
जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। मुद्रा प्रसार समझ रहे हैं ना? मुद्रा का तरलता बढ़ना, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ना, यही मुद्रा प्रसार है। अब इसके संबंध में असत्य क्या है उसे चिन्हित कीजिए। मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार प्रभाव पर। मुद्रा प्रसार इंगित करता है वस्तु समूह के कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक, ये तो सही है। मुद्रा प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा, सही जाता है। मुद्रा प्रसार की दर, अब ये बी सी सही है तो डी गलत होगा। डी में देखिए क्या कह रहा है, मुद्रा प्रसार की दर नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। बिल्कुल है। अगर मुद्रा प्रसार घट रहा है तो मतलब अर्थव्यवस्था में से पैसा निकल रहा है। अर्थव्यवस्था में पैसा निकल रहा है तो लोगों के पास पैसा कम होगा, डिमांड गिरेगा तो कीमत क्या होगा? घटेगा। कीमत क्या होगा? जबकि कह रहा है कि मुद्रा प्रसार की दर से नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना, यह गलत है दोस्तों। अगला, मुद्रास्फीति की दर किस सूचकांक पर आधारित होती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती, कराउथर होगा। और डी नंबर है कराउथर। अगला, ग्रेसम का नियम अभी बताए थे, मुद्रा के प्रचलन से। क्या है मुद्रा का प्रचलन? देखे थे ना, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की क्षमता, उसे क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार को क्या कहते हैं? हवाला कहते हैं। विदेशी मुद्रा आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार किसी आरबीआई के द्वारा अधिकृत संस्था के द्वारा ही हो सकता है। जब अनधिकृत तरीके से कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा का कारोबार करता है तो उसे हवाला कहा जाता है। हार्ड करेंसी होती है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। विकसित देशों की करेंसी हार्ड करेंसी होती है। सॉफ्ट करेंसी और जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेन देन कानूनी रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य है, इनकार है, उसे विधिक राय, लीगल टेंडर मनी। सस्ती मुद्रा का अभिप्राय यह है कि देश के उद्योग व्यवसाय उपभोक्ता को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होना। सस्ती मुद्रा का अभिप्राय क्या है? कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होना। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की, और विकासशील देशों की सॉफ्ट। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। बिल्कुल सही है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहता, हार्ड करेंसी। बिल्कुल सही है। वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम होती है, हार्ड करेंसी। बिल्कुल गलत। एक मिनट, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है उसे हार्ड करेंसी नहीं सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। 1 और 2 सही है। लगता है कोई चीज छूट गया है। 1 और 2 क्या है? फिलहाल 3 कथन में कौन सही है कौन गलत है आप समझ चुके हैं। लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ या एक कथन छूट गया है। धरफरा ये नहीं, एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है, समझा रहे हैं। धरफरा तो चाल नहीं है। आगे बढ़े। 1 और 2 क्या है? सही है, लेकिन 3 आप समझ गए ना बात को? समझाना ही हमारा उद्देश्य है। आगे बढ़ते। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा जारी करना क्या कहलाता है? विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी करेंसी का मूल्य घटाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा संकुचन के कारण हाँ, माल एवं सेवा, ये क्वेश्चन लगता है डबल बार आया है। माल और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में जब मुद्रा की पूर्ति में कम हो जाए तो मुद्रा संकुचन। अगला, निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुक्त बाजार नीति। इसका संबंध अर्थव्यवस्था से है। यह मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण की विधि नहीं है, अर्थव्यवस्था नियंत्रण की विधि है कि आप अपने पूरे अर्थव्यवस्था को किस तरह नियंत्रण कर सकते हैं। मुक्त बाजार की नीति एडम स्मिथ का है।
वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, कीमतें, उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था में वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति होगा दोस्तों, मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी, स्टैगफ्लेशन। मुद्रा स्फीति और मंदी या मुद्रा स्फीति बेरोजगारी दोनों एक साथ, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती है। लगातार बढ़ती हुई कीमत का प्रक्रिया क्या है? मुद्रा स्फीति। लगातार बढ़ती हुई कीमत क्या? मुद्रा स्फीति। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु विफल हो गया तो क्या आ जाएगा? मुद्रा स्फीति आ जाएगा। निम्नलिखित में वह कौन बना है जिसको मुद्रा स्फीति के सबसे अधिक हानि होगी? देनदार, यानी कि ऋण देने वाले को, ऋणदाता को। मुद्रा स्फीति से लाभान्वित कौन होता है? ऋणी। अब बाकी जितना सब हानि होता है। मुद्रा स्फीति के उच्च दर, बेरोजगारी का उच्च दर क्या कहलाता है? बेरोजगारी की जगह मंदी भी होगा तो उसका उत्तर क्या होगा? स्टैगफ्लेशन होगा। मुद्रा स्फीति इनमें किसके द्वारा रोका जा सकता है? बचत का बजट, बिल्कुल सही। सरकारी व्यय में कटौती करना ही बचत का बजट है। प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, बिल्कुल, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण के वृद्धि नहीं है? मुद्रा के पूर्ति पर ब्याज दर में कमी करेगा और मुद्रास्फीति बढ़ेगा ना जी। ब्याज दर में कमी कर देंगे, मुद्रास्फीति और बढ़ेगा। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने के लिए मुद्रा के आपूर्ति की वृद्धि, मुद्रा की आपूर्ति के वृद्धि को नियंत्रित कर, ठीक है। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो मुद्रा की आपूर्ति की वृद्धि को नियंत्रित कर। थोड़ा सही करिए, नहीं तो एकदम बिल्कुल उलट हो जाएगा। सही कर लिया है। निम्नलिखित में मुद्रा से सर्वाधिक तरल कौन होता है? M1, क्योंकि यह खर्च करने के लिए अवेलेबल है। अगला, विस्तृत मुद्रा किसको कहते हैं? M3 को कहते हैं। सबसे तरल M1 है, विस्तृत M3। मुद्रा आपूर्ति के माप में M1 में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? हाँ, इसका आंसर B भी होगा, D भी होगा, इसको भी शामिल नहीं किया जाता दोस्तों। सावधि जमा M1 में शामिल होता है, सिर्फ मांग जमा शामिल होता है, तो इसका आंसर B D दोनों होगा। 127 का B भी होगा, D भी होगा। मिस्टेक हो गया है, लेकिन आप तो जानते हैं, पढ़ाई थी M1 के अंतर्गत क्या आता है, M2 के अंतर्गत क्या आता है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा के पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। ह्रास मतलब कमी। किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया? रुपये का अवमूल्यन, बिल्कुल। रुपये का अवमूल्यन होने से दोस्तों निर्यात बढ़ा है, निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बिल्कुल। रुपये का पूर्ण परिवर्तन, रुपये का पूर्ण परिवर्तन मतलब रुपये को डॉलर में बदलना, रुपये को अन्य विदेशी मुद्राओं में बदलना, इनमें से सभी। अगला, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? सबको। आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को शामिल किया जाता है, स्वर्ण भंडार को शामिल किया जाता है, पूर्ण परिवर्तनीयता को शामिल किया जाता है। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब हुआ कि भारत के रुपये को विदेशी मुद्रा जो आरबीआई द्वारा निर्धारित किया हुआ, क्या हुआ जी? क्या हुआ? भारतीय मुद्रा रुपया के आधिकारिक विनिमय दर से संबंधित है।
चुनी हुई विदेशी मुद्रा के समूह से, और ये आरबीआई, नीचे में रखो, रखो यहाँ पे, उठो वहां से, बैग को रखो वहां पे। अगला, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा कब प्रारंभ हुआ? 1806 में दोस्तों, कागजी मुद्रा विक्टोरिया वाला 1806 में। निम्नलिखित में कौन सही है? अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। बिल्कुल सही, उपर्युक्त में से दोनों, निर्यात सस्ता, आयात महंगा। अवमूल्यन का उद्देश्य है आयात को हतोत्साहित करना और निर्यात को प्रोत्साहित करना, निर्यात को प्रोत्साहित करना। अब तक भारत के रुपये का 3 बार अवमूल्यन हुआ। कितनी बार? 3 बार। एक बार आजादी के ठीक समय, एक बार 1902 बार 1991 में। हाँ, 1991 में 2 बार। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस बार? 1900, यानी कि आजादी के 2 साल बाद। और उसके बाद 1991 में भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन, 1991 में 2 बार अवमूल्यन हुआ था। किस बार? 2 चरणों में, 1991 में। इसी स्थिति में भारत की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, लगभग वित्तीय आपातकाल वाली परिस्थिति लागू था 1991 में। तो यहाँ इसमें 2 बार अवमूल्यन किया गया था, तो कुल 3 बार हुआ है अब तक। जुलाई 1951 में भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ था। प्रथम चरण में भारतीय डॉलर का अवमूल्यन कितना हुआ? 20%। भारतीय मुद्रा का पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 के। पूर्ण परिवर्तन का मतलब भारतीय रुपये को आरबीआई के द्वारा जो विशेष रूप से चुनी गई मुद्रा है उसमें परिवर्तन करना। रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1900। चालू खाता एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता। भुगतान शेष का चालू खाता, भुगतान शेष का पूंजी खाता। आगे हम पढ़ाएंगे दोस्तों, फिलहाल आप याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तन केवल लागू है किस पर? चालू खाता पर। देखिए, भुगतान शेष पढ़ना होगा, इसके लिए आगे हम पढ़ाएंगे भुगतान शेष, जिसमें आप क्लियर हो जाएंगे चालू खाता और पूंजी खाता क्या है। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितना? 115 करोड़ रहना चाहिए। 10 रुपए के नोट पर गवर्नर भारतीय बैंक। 1 रुपए का, हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक है ना, बिल्कुल सही है। सभी नोट पर उन्हीं का हस्ताक्षर रहते हैं। भारत में 20 रुपए एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में? तो करेंसी नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में होता है। जितने भी छापा खाने हैं ना, उसके बारे में 4था चैप्टर में दिया होगा दोस्तों, ठीक है। भारतीय करेंसी नोट पिछले बार पर कितनी भाषाएं हैं? 15 भाषाएं। 15 भाषाएं दोस्तों। थोक कीमत सूचकांक के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कीमत आंदोलन को व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है, इसीलिए मुद्रास्फीति के संकेतक रूप में लिया जाता है। बिल्कुल, थोक मूल्य सूचकांक में 697 वस्तु है, यानी कोई भी सूचकांक में इतने वस्तु को शामिल, इसलिए यह व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है। यह सही है। भारत में साप्ताहिक थोक कीमत सूचकांक का संकलन तथा प्रकाशन का कार्य आर्थिक परामर्श करदाता कार्यालय को सौंपा गया। बिल्कुल, दोनों सही है। कौन सही है? दोनों सही है ना। हाँ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को SCSO करता है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली या न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को भी, या आप इसे न्यूनतम सुरक्षित प्रणाली भी कह सकते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर में कैसा संबंध? प्रतिलोम, यानी उल्टा। कीमत बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य घटेगा, और मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो कीमत घटेगा। उल्टा संबंध है।
स्टैगफ्लेशन गतिरोध, गतिरोध मतलब मंदी, गतिरोध मतलब अब मुद्रास्फीति एक साथ। चलिए हो गया। ध्यान दीजिए, 2 क्वेश्चन नहीं क्लियर नहीं हुआ ना। कितना क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ? 2 क्वेश्चन। जिनका 3, अच्छा, जिनका मेरा नंबर है रात में व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तीनों क्वेश्चन को हम देख लेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो 150 क्वेश्चन, 3 चैप्टर हो गया, बहुत क्वेश्चन। हमको लगा है 70-80 क्वेश्चन होगा। कुछ क्वेश्चन तो बहुत भारी भारी था जी। चलिए तो नेक्स्ट क्लास से चौथा शुरू करते हैं। जिनके पास भी मेरा नंबर है रात में व्हाट्सएप कर दीजिएगा तीनों क्वेश्चन के बारे में।